तो स्वागत है बच्चों आज के हमारे इस क्लास में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 6 के विज्ञान विषय का। आज 5वां चैप्टर है हमारे पास। इस चैप्टर का नाम है पृथक्करण। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस अभ्यास का जो क्वेश्चन आंसर है उसको आज हम है ना इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। इससे पहले हमने 4 वीडियो बना रखी है ना क्लास 6 के विज्ञान विषय का, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का, है ना। विज्ञान विषय का चारों का है ना एक वीडियो बना रखी है जिसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया गया है। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके है ना वहाँ से आप उसको पढ़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं पृथक्करण के क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए। बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया हमारे पास, इसमें एक सही उत्तर चुनना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो पदार्थ पानी में घुल जाता है या किसी अन्य तरल पदार्थ में घुल जाता है वो घुलनशील होगा। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर सही हो जाएगा। और घुलनशील नहीं होगा, थिराना नहीं होगा, निथारना नहीं होगा, तो हमारा सही उत्तर हो गया घुलनशील। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। ख नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है। पदार्थ को अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है, या चुनना कहलाती है, या छानना, या इनमें से सभी। तो पदार्थ को अलग अलग करने की प्रक्रिया वाष्पीकरण भी है। वाष्पीकरण की सहायता से भी पदार्थ को अलग किया जाता है। चून का हाथ से चून करके भी पदार्थ को अलग किया जाता है, छान करके भी अलग किया जाता है। ठीक, तो इनमें से सभी सारा हमारा सही है इसमें। तो हमारा चौथा नंबर इनमें से सभी सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ग नंबर है हमारे पास। जल में अघुलनशील एवं जल में भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है ना। जल में, अब जो पदार्थ जल में अघुलनशील है ना, वो जल में भारी भी है, तो वो क्या होगा? जल किसी जिस बर्तन में रखेंगे उसके पेंदे में बैठ जाएगा, है ना। तो वो जो क्रिया होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं थिराना। उसको क्या कहते हैं? थिराना। पृथक्करण नहीं होगा, निथारना नहीं होगा, उसको क्या बोला जाता है? थिराना बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर, थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ को जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है ना। जब थिराना हो गया, थिराना मतलब पेंदी में बैठ गया, तो उसके बाद है ना, उसके बाद अन्य पदार्थ को जब अलग किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है निथारना। उसको क्या बोला जाता है? निथारना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास अंगल नंबर, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी, है ना। मिश्रण क्या है? बहुत कम मात्रा में, तो कौन सा विधि से अलग करेंगे? चुनना नहीं होगा, चालना, निथारना। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्या बोला जाता है? क्रोमेटोग्राफी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला दूसरा नंबर, इस अभ्यास का दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोला रिक्त स्थानों को भरें, खाली स्थान को भरना है इसमें। ठीक है, इसमें कौन नंबर दिया हुआ है? गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करने की विधि डैश कहलाती है। तो गेहूं के दाने से भूसी को अलग करने की विधि क्या कहलाता है? ओसाना कहलाता है। गांव घर में हम लोग देखते रहते हैं, है ना। जब सीजन होता है धान गेहूं का, तो उस समय पे क्या किया जाता है? गेहूं के दाने से में जो भूसी चला जाता है उसको ओसा करके अलग किया जाता है दोनों को। ठीक है, दूसरा नंबर है, समुद्र के जल से नमक डैश विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जल से नमक को अलग करने के लिए क्या करेंगे? वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाएगा। वाष्पन विधि का प्रयोग करेंगे, है ना। वाष्प बन के पानी जो है उड़ जाएगा, नमक नीचे बच जाएगा, तो वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। अगला ग नंबर है, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया डैश कहलाती है। चाय पत्ती को चाय से अलग, सब दिन आदमी घर में चाय बनाता है ना, सबको पता है चाय पत्ती को कैसे अलग करते हैं चाय से? तो छान करके, छलनी से क्या करते हैं? छान करके अलग करते हैं। चलिए तो इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा? छानना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयों को डैश करने में किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग क्या किया जाता है? पेड़ पौधा में जो दवाई पाया जाता है उसको ज्ञात करने में, प्राप्त करने में किया जाता है। तो यहाँ पे ज्ञात करने में किया जाता है, सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत क्यों होती है? तो मिश्रण से अवयव को क्यों अलग करने की जरूरत पड़ती है? ठीक है, तो चलिए हमारा उत्तर पढ़ते हैं। मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि मिश्रण में बहुत से हानिकारक पदार्थ मिले और खुले रहते हैं। यदि हानिकारक अवयवों को नहीं अलग करेंगे तो वह हमारे शरीर के
शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे चावल पकाने से पहले उसमें पड़े मिश्रित अवयव को निकालते हैं, क्योंकि नहीं निकालेंगे तो वह हमारे दांत व पेट के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए मिश्रण को क्यों निकालते हैं बाहर, ठीक है। तो मिश्रण को अवयव से बाहर निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए अब मिश्रण में कई अन्य प्रकार के जो है हानिकारक अवयव उसमें मिले रहते हैं, है ना। जैसे चावल का बात ले लीजिए, जैसे चावल बनाने के लिए घर में सब देखे होंगे कि चावल बनाने से पहले क्या किया जाता है, उसमें से कंकड़ पत्थर जो भी रहता है उसको निकाल दिया जाता है। अब नहीं तो खाते समय अगर कंकड़ दांत में चला गया या पेट में चला गया तो हमारे बॉडी को क्या नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्रण से अवयव को अलग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथा नंबर, बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है। लिखिए बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे आप अलग करिएगा, है ना। तो इसका उत्तर हमने लिखा है, बालू और चीनी के मिश्रण को अलग करने के लिए हमें उनके गुणों का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात दोनों को पानी में घोलेंगे। जो घुलनशील है वे घुल जाएंगे और जो अघुलनशील पदार्थ है जैसे बालू पेंदी में रह जाएगा। तब घोल को अघुलनशील पदार्थ से छान लेंगे और वाष्पन के द्वारा चीनी प्राप्त कर सकेंगे, है ना। तो क्या करना है, बालू अब चीनी का मिश्रण है उसको अलग करना है। अलग करने के लिए क्या करेंगे, आसानी से समझिए, अलग करने के लिए क्या करेंगे, उसको मान लीजिए पानी में घोल देंगे। अब पानी में जैसे ही घोलेंगे तो चीनी क्या है, घुलनशील होता है, पानी में वो क्या आ जाएगा, घुल जाएगा, बच जाएगा खाली बालू। और बालू बच जाएगा तो बालू क्या करेंगे, छान के, है ना, छन्नी की सतह से किसी अन्य प्रकार से छान करके उसको बालू को बाहर कर लेंगे। उसके बाद बच गया हमारा क्या पास, क्या चीनी पानी का घोल बच गया। और चीनी पानी के घोल में से, है ना, वाष्पन कर देंगे, है ना, पानी को वाष्प बन के उड़वा देंगे तो हमारे पास क्या सिर्फ चीनी बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम चीनी और बालू के मिश्रण को क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए, है ना। पृथक्करण के किसी भी 3 विधि का वर्णन करने के लिए हमें से बोला जा रहा है ना। तो इसमें सबसे पहला हमने लिखा है उसाई। उसाई क्या होता है, उसाई के माध्यम से भारी के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। इसमें हवा की दिशा को देखते हुए उसाई किया जाता है ना। उसाते हुए तो सब आदमी देखे होंगे, है ना। गांव घर में जब नया नया फसल आता है तो उस टाइम पे, है ना, अब दाने के साथ में जो अपशिष्ट बच जाता है जैसे भूसी, है ना, ये सबको ओसाया जाता है। ओसाया जाता है कैसे, जब हवा के दिशा में ओसाया जाता है ना। जब ओसाया जाता है हवा चलती रहती है हल्की हल्की, है ना, तो दाना भारी होता है, उसके साथ में जो मिला हुआ भूसी होता है वो हल्का होता है। तो जैसे ही ओसाया जाता है हवा के साथ में तो दाना भारी होने के कारण अपनी जगह पर गिर जाता है और भूसी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, थोड़ा दूर चल जाता है। तो इस प्रकार से दाना और भूसी को क्या कर लेते हैं, अलग करना। तो ये भी एक पृथक्करण का एक विधि हुआ, उसाना। चलिए अगला विधि है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से कैसे अलग करेंगे, तो समुद्र के जल में लवणों की मात्रा अधिक मात्रा में घुली रहती है। समुद्र के जल में लवण जो है अधिक मात्रा में घुली रहती है। इन्हीं लवणों में साधारण नमक पाया जाता है ना। तो इसको क्या किया जाता है, वाष्पन विधि द्वारा अलग किया जाता है। कैसे, समुद्र के जल को, है ना, अलग करके, है ना, उसको क्या किया जाता है, उसका वाष्पन कराया जाता है ना। तो उसमें जो मौजूद होता है जल वो क्या वाष्प बन के उड़ जाता है। उसमें जो लवण मौजूद होता है ना, साधारण नमक, वो क्या होता है, बैठ जाता है, नीचे ही रह जाता है, वो वाष्प नहीं बन पाता है। तो इस प्रकार से पानी अलग हो गया और नमक अलग हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम वाष्पीकरण कर सकते हैं। जैसे चीनी पानी का घोल हो गया, है ना, चीनी पानी के घोल से बोल देगा चीनी निकालने के लिए, तो चीनी कैसे निकालेंगे, तो चीनी पानी घोल को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। अब बच जाएगा हमारे पास क्या, सिर्फ चीनी, ठीक है। तो ये वाष्पीकरण दूसरा हमारा पृथक्करण का विधि हुआ। चलिए तीसरा विधि है चालना। अब चालना कैसे, तो गेहूँ या धान की दोनों एवं ओसाई के बाद भी यदि उसमें मिट्टी भूसी कंकड़ आदि रह जाता है तो उसे चालन विधि द्वारा अलग किया जाता है ना। अब मान लीजिए ओसाने के बाद धान गेहूँ ओसाया, उसके बाद उसमें तो क्या रह जाता है, कंकड़ पत्थर रह जाता है छोटा छोटा, तो उसको क्या चलनी से चान करके, है ना, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको अलग किया जाता है, दाना को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। या चलनी का उपयोग खास करके घर में आप लोग देखे होंगे, जैसे रोटी बनाने से पहले आटा में मिले हुए चोकर को, है ना, तो आटा में मिले हुए चोकर को, है ना, अलग करने के लिए क्या किया जाता है, चलनी से उसको चला जाता है, तो चोकर ऊपर रह जाता है, आटा नीचे आ जाता है। इस प्रकार आटा और चोकर दोनों अलग होता है। ये अलग होना ही तो पृथक्करण है ना। तो ये भी एक पृथक्करण का विधि हुआ, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जो लोग फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं हमारे वीडियो को वो फॉलो करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।